यस, अब देखें जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर हम उनको देखें तो सबसे पहले तो अब देखें कि हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स तो नॉर्मली कैश, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। ठीक है, अच्छा अब मैं वैसे इन्वेंट्री की बात करूं, फोकस तो वैसे इसी पे होना चाहिए, बाकी भी चीज़ें ऐसी हैं कुछ। यानी इन्वेंट्री की बात करूं तो इसमें कुछ इन्वेंट्री जो है वो होती है सीजनल और कुछ पड़ी होती है हमारे पास परमानेंट बेसिस पे। ठीक है, सीजनल और परमानेंट। सीजनल का मतलब ये है कि जैसे देखते हैं जी अभी किसी एक चीज़ का सीज़न होता है तो उसमें डिमांड सप्लाई फ्रीक्वेंटली चल रही होती है चीज़। और कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती है जो परमानेंट है, यानी वो पूरा साल उसमें, यानी अगर अकाउंटिंग पीरियड हमारा पूरा साल का है तो उसमें वो पड़ी रहती है। जैसे अगर आप अपने पास देखें, अपने सराउंडिंग्स में देखें किसी बिजनेस को, अपने जो छोटे छोटे शॉपकीपर हैं इनके कुछ ऐसी भी आइटम्स पड़े होते हैं जो पता नहीं कभी कभार बिकते हैं, यानी पड़े रहते हैं लेकिन होते हैं उनके पास। ठीक है, तब ये देखें कि क्या है, वो परमानेंटली पड़े हुए हैं, पैसा लगा हुआ है और पैसा ब्लॉक हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सीजनल हैं और उनकी रेल पेल चलती रहती है। तो ओवरऑल इस इम्पैक्ट की वजह से हम कह देते हैं कि जो करंट एसेट्स हैं, इस इम्पैक्ट बेसिकली इन्वेंट्री का है, लेकिन हम ओवरऑल कह देते हैं कि करंट एसेट्स के दो पार्ट्स हैं। कुछ को हम क्या कह लेते हैं, टेम्परेरी करंट एसेट्स, और हम कुछ को कह लेते हैं परमानेंट करंट एसेट्स। परमानेंट करंट एसेट्स। ठीक है, एक तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि ये करंट एसेट्स के ऊपर हम जो बात करें। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद जो दूसरा पहलू है वो ये है कि हम जो है किस अप्रोच के तहत इस करंट एसेट्स के ऊपर बात करते हैं कि करंट एसेट्स का जो लेवल है, लेवल ऑफ करंट एसेट्स, लेवल ऑफ करंट एसेट्स कितना होना चाहिए। अब देखें अप्रोच की बात है ना, फॉर एग्जांपल किसी का मिजाज, किसी का तबीयत, किसी की पॉलिसी, कोई एग्रेसिव अप्रोच रखता है, कोई कंजर्वेटिव अप्रोच रखता है। ठीक है, एग्रेसिव अप्रोच का मतलब क्या है कि मेरे पास क्या होना चाहिए, कम से कम जो है ना चीज़ें होनी चाहिए, मुझे कोई मसला नहीं है कि बस मैं इन्वेंट्री ऐसे इतना सारा ढीग लगा के इतना सारा जो है वो यानी मैक्सिमम करके उसको मैं अपने पास क्यों रखूं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल एक लो लेवल पे रखते हैं, यानी ये वो लोग हैं। और कुछ की कंजर्वेटिव अप्रोच है, यार नहीं मेरे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, कहीं ये ना हो कि कोई कस्टमर आया तो मैं उसे दे ही ना सकूं। ठीक है, और मैं कहूँ यार मेरे पास ये चीज़ नहीं पड़ी हुई। ये अप्रोच है डिफरेंट। तो पहले हम अप्रोचेस को डिफरेंट डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये मैं जरा नीचे यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी, पॉलिसीज related to is related to policies related to current assets। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले मैं कह देता हूँ जी, इसको पॉलिसी का नाम रख लेता हूँ रिलैक्स्ड करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अच्छा, इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं रिलैक्स्ड के अंदर। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच। यानी मेरा जो खौफ है, डर है, वो क्या है कि मेरे पास कहीं इन्वेंट्री जो है शॉर्ट ना हो जाए और ये ना हो कि कस्टमर आए और मैं उन्हें कहूँ कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो मेरी अब अप्रोच क्या होगी, ठीक है,
कि भाई मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन्वेंट्रीज एंड ऑटोमेटिकली जब सेल करेंगे तो रिसीवेबल्स। ठीक है, ये मेरे पास होने चाहिए। इसको रिसीवेबल्स का बैलेंस हाई होगा क्योंकि लार्ज अमाउंट लिखी है, तो उसकी रीजन क्या होगी? लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज। रिसीवेबल्स की हम बात कर रहे थे, इसकी रीज़न क्या है कि लिबरल हमारे पास क्रेडिट पॉलिसीज होती हैं, यानी हम ज़्यादा लंबे टाइम का क्या कर देते हैं, उनको उधार दे देते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आज सेल कर लो, सेल मतलब हम सेल करें तो चीज़ें आप परचेज कर लें हमसे, ठीक है, और मुझे इसकी पेमेंट 3 महीने बाद कर लेना। ठीक है, तो ये देखो कितना लंबा एक टाइम पीरियड है, 90 डेज बाद पेमेंट। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या मिलना चाहिए? कैश एज अर्ली एज पॉसिबल। यानी यहाँ 90 डेज की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ 30 डेज। अब जब हम 90 डेज की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ने से क्या होगा? हमें इन्वेंट्री चाहिए होगी। ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ेगी तो उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट क्या होगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट जो होगी करंट एसेट्स में बढ़ जाएगी, लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज की वजह से। ठीक होगी बात यहाँ तक? अच्छा जी, उसके बाद हम बात अगर करें तो लॉन्गर टाइम स्पेन की वजह से ये जो बात हमने की है कि इसमें रिसीवेबल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इस तरह की बात का इम्पैक्ट क्या होगा हमारे प्रॉफिट्स पे, यानी फाइनेंशियल्स पे क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, तो जो एसेट्स टर्नओवर होगा, ये अभी हम फर्दर डिटेल में भी बात करेंगे इसमें। एसेट्स टर्नओवर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसके अलावा और भी हैं, वो हम बात करते हैं अभी प्रॉफिट्स पे किस तरीके से अफेक्ट करते हैं ये। अच्छा जी, एक तो होगी जी रिलैक्स्ड करंट एसेट्स पॉलिसी, यानी हमें ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? करंट एसेट्स चाहिए। अच्छा जी, इसको कंजर्वेटिव भी हम कह देते हैं। सेकेंडली, एग्रेसिव करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अच्छा जी, इसको दूसरा नाम हम दे देते हैं रेस्ट्रिक्टेड। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी ना, कंजर्वेटिव और रिलैक्स कहा था, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड कह लेते हैं इसको, रेस्ट्रिक्टेड करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जो इम्पैक्ट होगा एसेट्स टर्नओवर पे, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एसेट्स टर्नओवर हमारे पास बढ़ जाएंगे। और ये क्या होते चीज़ें, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जस्ट पॉलिसीज को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। और दूसरा यहाँ पर भी देख लें, एक चीज़ क्या होगी कि जब ये मिनिमम चीज़ें होंगी, कैश इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, बेसिकली करंट एसेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो लोअर करंट एसेट्स वो क्या कर रहे होंगे? जो हमारा गिवन लेवल ऑफ सेल्स होंगे उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। लोअर लेवल ऑफ करंट एसेट्स सपोर्ट्स द लेवल ऑफ सेल्स। जो भी हमारी सेल्स होंगी, अब देखें सेल्स तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमाइज हो,
लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारे करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कम से कम। ये तो नहीं चाहेंगे कि करंट एसेट्स कम है तो सेल्स भी कम, लेकिन सेल्स हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए करंट एसेट्स की जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास कम है एज कंपेयर टू रिलैक्स्ड जो करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। अच्छा, अब इसमें दूसरा ये पॉइंट भी है कि ये हमारे पास रिसीवेबल्स है, तो हमने क्या रखा होगा, ये लेवल भी कम है, तो क्या होगा यहाँ पे टाइट क्रेडिट पॉलिसीज होंगी इंस्टेड लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज। यहाँ पर जो थी टाइट क्रेडिट पॉलिसीज, तो हम उनको जब सेल करेंगे चीज़ें तो हम कहेंगे जी मैक्सिमम आपका जो उधार है वो 30 दिन का है, 30 दिनों के अंदर अंदर आपके पैसे हमें मिल जाने चाहिए। तो ये क्या है, जब रिसीवेबल की जो हमारी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल जो ब्लॉक होती है वो 90 डेज की बजाय सपोज 30 डेज में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे, ओवरऑल क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एग्रेसिव अप्रोच के अंदर टाइट या स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी हमारे पास होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो बैड इम्पैक्ट है उससे क्या होगा, यानी बैड साइड क्या है इसकी, कि हो सकता है इस वजह से टाइट टाइट क्रेडिट पॉलिसीज की वजह से हमारे बहुत से जो कस्टमर्स हैं वो हम लूज कर जाएं, कस्टमर्स लास्ट हो जाए या लूज कर जाए। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें 60 दिनों का कर्जा चाहिए, उधार चाहिए, 60 दिनों के लिए उधार बेचे हमें। हम कहते हैं जी हम ऐसा नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली वो ऐसा कोई सप्लायर ढूंढेंगे जहाँ से वो खरीद सके जो रिलैक्स्ड पॉलिसी हो, जिसकी लिबरल पॉलिसी और वो ज़्यादा अरसे के लिए लोन आपको देता हो। ठीक है, तो इसका बैड इम्पैक्ट भी ये हमारे पास पाया जा सकता है। अच्छा जी, तीसरी हमारे पास जो अप्रोच है वो है हमारे पास मॉडरेट अप्रोच। हम इसको कह सकते हैं मॉडरेट करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, अब ये क्या है, ये बेसिकली इन बिटवीन दीज टू। ठीक है, यानी ना एग्रेसिव हूँ ना कंजर्वेटिव हूँ, यानी बीच की जैसे बात होती है तो हम उसी हिसाब से चलें, यानी ये फॉल्स बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पॉलिसीज। ठीक है, यानी करंट एसेट्स जो होते हैं ना ही हम क्या करें, बहुत ज़्यादा रखें, ना ही हम बहुत ज़्यादा कम रखें। ठीक है, तो ये हमने देखना होता है एक्सपेक्टेड रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न की बेस पे हमें देखना होगा कि हम कितना करंट एसेट्स को मेंटेन करें। मेंटेन करंट एसेट्स बेस्ड ऑन अबव आइडिया। ठीक है, इस पे मेंटेन करंट एसेट्स। ठीक है, इस बेस पे आपने करंट एसेट्स मेंटेन करना। तो ये है आपके पास 3 तरह की पॉलिसीज जिसमें आपने चलना होता है, करंट एसेट्स को मेंटेन करना होता है और उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली क्या होता है, वर्किंग कैपिटल पे होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, देखें प्रॉफिट्स की, रिटर्न्स की। रिटर्न्स या प्रॉफिट्स की जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, नेट इनकम ओवर इक्विटी। ठीक है, तो इस चीज को फर्दर एनालिसिस करने के लिए इन डिटेल ड्यू पॉइंट एक फार्मूला है हमारे पास जो ड्यू पॉइंट ने प्रोवाइड किया हुआ है इसी रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो वो कहता है कि इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं कि ये कैसे हमारे पास पहुंच जाता है, तो वो कहता है जी नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट्स टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर या इसे लिवरेज फैक्टर भी कहते हैं, लिवरेज फैक्टर और इक्विटी मल्टीप्लायर। ओके,
अब नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका फार्मूला अगर आप लिखें तो क्या होता है आपके पास, नेट इनकम ओवर सेल्स, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है। एसेट्स टर्नओवर का फार्मूला है सेल्स ओवर एसेट्स, सेल्स ओवर एसेट्स, और इक्विटी मल्टीप्लायर का है एसेट्स ओवर इक्विटी। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा देखें, यानी इसमें डिफरेंट फंक्शंस जो है ऑर्गेनाइजेशन के, ऑपरेशनल फंक्शंस जो है, डिपार्टमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे इनको 3 हिस्सों में यानी एनालिसिस के लिए रखा गया है। अब वैसे अगर आप देखें, एक तरह से सेल्स, सेल से कट जाएगी, एसेट्स, एसेट से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली नेट इनकम और इक्विटी बच जाएगी। लेकिन एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि इस तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी पे होता है। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो मैंने वर्ड या एसेट लिखा है, तो एसेट्स में क्या चीज़ें हैं, करंट एसेट्स प्लस सपोज फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या है, कैश है, इन्वेंट्री है और रिसीवेबल्स है जनरली, और प्लस फिक्स्ड एसेट्स को मैं ऐसे लिखूँ। अब आप ये देखें, अगर ये करंट एसेट्स बढ़ते जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स हैं 1000 और एसेट्स हैं हमारे पास सपोज कहते हैं जी 5000 है, एसेट्स टर्नओवर क्या है यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें, देखें 1000 डिवाइडेड बाय, या चले इसको मैं 4 लिख लेता हूँ, 4/5, ये मेरे पास आंसर आता है 0.8। ठीक है, टाइम्स 0.8 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे 4000 सेल्स रहने दूँ और एसेट्स मेरे पास हो जाए 6000, तो फिर देखें 4/6 करें इसको, ये आपके पास जो टर्नओवर था ये आ जाता है 0.67 टाइम्स। ठीक है, यानी एसेट्स टर्न्ड इनटू सेल। अच्छा, अब ये देखें, जैसे ये एसेट्स का टोटल बढ़ा यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे एसेट्स टर्नओवर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब एसेट्स टर्नओवर जब कम होगा तो अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेस्टर्स का जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो मल्टीप्लायर है। अब ये कहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल जो करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट है ये हमारी क्या होनी चाहिए, मैनेज्ड होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब देखो एसेट्स टर्नओवर की बात हम अगर हम करें तो ये इस तरीके से वर्कआउट होता है और किस तरीके से इम्पैक्ट करता है रिटर्न्स पे और प्रॉफिट्स पे। देखिए, अगर हमारे पास रिलैक्स्ड पॉलिसी है, करंट एसेट्स पॉलिसी, इसका मतलब है हमारे पास करंट एसेट्स क्या होंगे, ज़्यादा तादाद में होंगे, ज़्यादा अमाउंट में होंगे, तो उसका क्या होगा, लेवल ऑफ एसेट्स जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एसेट्स ज़्यादा है हमारे पास रिलैक्स पॉलिसी में। तो लेवल ऑफ एसेट्स बढ़ने से क्या होगा, जो एसेट्स टर्नओवर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एसेट्स टर्नओवर, एसेट्स टर्नओवर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। एसेट्स टर्नओवर डिक्रीज होगा, अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी प्रॉफिट्स पे देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ा। इसी तरीके से अगर रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी होगी करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट की, तो फिर क्या होगा, जो लेवल ऑफ एसेट्स होगा वो कम होगा। यहाँ पे भी मैं एरो लगा देता हूँ कि यहाँ पे एसेट्स ज़्यादा होंगे रिलैक्स, अल्टीमेटली जो एसेट्स टर्नओवर होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेवल ऑफ एसेट्स कम होगा, यानी ये देखिए ये जो डिनोमिनेटर है, अगर 4/6 है, अगर मैं यहाँ 3000 लिख दूँ तो अल्टीमेटली ये मेरा आंसर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एसेट्स टर्नओवर का आंसर बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली जो रिटर्न ऑन इक्विटी पे इसका इम्पैक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, इससे हट के आजकल के दौर में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, ऑप्टिमल जो पॉलिसी है रिगार्डिंग करंट, ऑप्टिमल पॉलिसी करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट के लिए,
तो अब ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी जब से कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर आया है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारे स्टोर्स में ये आजकल एप्लीकेबल है। उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो जहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्शन करते थे, कोई चीज़ 10 दिनों में बनाते थे, तो अब क्या है, प्रोडक्शन क्या हो गया, फॉर एग्जांपल 5 डेज लग रहे हैं इंस्टेड ऑफ 10 डेज। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10 डेज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। और इसी तरीके से वर्किंग प्रोसेस का जो टाइम है वो भी क्या हो गया, लेसर हो गया, लेसर टाइम। ये इसके क्या है, बेनिफिट्स है। और इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वॉलमार्ट की। ठीक है, जो एक रिटेलर है यूएस में, तो वहाँ पर क्या है, देखो, कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, स्पेसिफिकली जो हम इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो इन्वेंट्री के ऊपर उन्होंने जो वर्कआउट किया हुआ है, इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल वो जब नई परचेज करके आते हैं तो सिस्टम में उसके रिलेटेड उसकी क्वांटिटी फीड कर देते हैं। अब जैसे जैसे उन्होंने क्या किया हुआ है, क्वांटिटी सेल होती जाती है, तो अल्टीमेटली उनके सामने मैसेज भी आ जाता है कि क्वांटिटी कम हो रही है। और इससे बढ़ के और क्या उन्होंने किया हुआ है कि इन्वेंट्री के लेवल सेट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कोई एक चीज़ है, अगर वो 10 क्वांटिटी में इनिशियली खरीद के आए हैं, तो उन्होंने सिस्टम में ये ऑटोमेटिकली फीड किया हुआ है कि जब ये क्वांटिटी 3 तक पहुंचे, तो आपने क्या करना है, जो सप्लायर है उससे इसको कनेक्ट किया हुआ है कि सप्लायर को खुद से नया ऑर्डर प्लेस कर देना है। ये टेक्नोलॉजिकल देखे चेंजेस है। तो इसका मतलब है हमें जो इन्वेंट्री का खौफ है कि भाई इन्वेंट्री खत्म होगी तो हम क्या करेंगे, तो उस खौफ से बचने के लिए सिस्टमेटिकली आपने चीज़ें सेट की हुई हैं। और आपको सेफ्टी स्टॉक जो होता था, पहले हम पढ़ के आए हैं, सेफ्टी स्टॉक को ज़्यादा तादाद में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। और आपका जो खौफ है कि स्टॉक आउट सिचुएशन, यानी हमारे पास स्टॉक हो ही ना और हम कस्टमर लूज कर बैठे, तो वो खौफ क्या हो सकता है, मैनेज हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। और इन्वेंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है, यानी हम चीज़ें ला के रख दें, तो वो आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई बात, कोई है इसमें क्वेश्चन? क्लियर है जी सबको, कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो? क्लियर है सर जी क्लियर है सर। ये लास्ट पॉइंट सी जो इन्वेंट्री लिखी है लास्ट में, इससे ऊपर ये क्या लिखा है जो ये ब्रैकेट के अंदर? रिटेलर लिखा है, वॉलमार्ट रिटेलर। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये सारी हमने बात कर दी कि कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए, ये बात की गई है। अब हम ये कहते हैं कि भाई अगर हमने करंट एसेट्स जो अपने पास हमने रखने हैं, करंट एसेट्स जो मेंटेन करने हैं, उसके पैसे कहाँ से आएंगे, चाहे पॉलिसी जो भी है। ठीक है, करंट एसेट्स में जो भी मेंटेन कर रहे हैं उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, उसके पैसा कहाँ से आएगा, उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी। ठीक है, और ये जहन में रहे, करंट एसेट्स हमने अभी दो पढ़े हैं कि दो टाइप्स के हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। ठीक है, जिसमें मैंने आपको इन्वेंट्री के एग्जांपल दी कि कुछ ऐसे भी आइटम्स शॉपकीपर्स या बिजनेसमैन के पास पड़े होते हैं, बिजनेसमैन के पास, कि जो कभी कभार सेल होते हैं लेकिन उसके पास मौजूद होते हैं ताकि मेरा कस्टमर खाली ना जाए। ठीक है, लेकिन उसका पैसा तो लगा हुआ है, उसकी इन्वेस्टमेंट तो हुई हुई है, फाइनेंसिंग तो हुई हुई है। अब वो किस तरह से ये सारा कुछ मैनेज करता है, तो अब आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे जो डायग्राम्स थे यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है सामने, ये है जी हेजिंग अप्रोच। इसको नाम मैं दे देता हूँ हेजिंग अप्रोच। इसका दूसरा नाम आपके सामने ये भी लिखा हुआ है, मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच या मॉडरेट अप्रोच। ठीक है, ये भी आपके सामने इसके नाम लिखे हुए हैं। और इसको दूसरा एक और नाम भी है, सेल्फ लिक्विडेटिंग अप्रोच, सेल्फ लिक्विडेटिंग अप्रोच। अगेन बता दूं, ये सब पढ़ क्या रहे हैं कि फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट्स, फाइनेंसिंग मिक्स ऑफ करंट एसेट्स, ये हम पढ़ रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा डायग्राम पे गौर करें, तो ये डॉलर्स लिखे हुए हैं। चलिए मैं इधर थोड़ा सा बना लेता हूँ आप खुद से भी। ये आपके पास क्या है, वर्टिकल फॉर्म में डॉलर्स है।
और ये है जी आपके पास टाइम, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, सपोज मैं 5 बना लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये आपके पास है डॉलर्स यानी इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए कि ये जो हमारा पोर्शन है बिल्कुल बॉटम पे, तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, आप ये भी जरा देख लें कि मैं ये लाइन थोड़ा सा यानी स्लोप में क्यों है। पहले तो मैं जरा शेड कर दूं ताकि आपके पास ये थोड़ा सा शेडेड एरिया में आ जाए। इसको हमने क्या कहा है, फिक्स्ड एसेट्स। और ये सीधी लाइन बनाने की बजाय मैंने थोड़ा अपवर्ड क्यों किया, हमने कहा कि 5 साल है फॉर एग्जाम्पल, तो इन 5 सालों में हो सकता है हमें थोड़ा थोड़ा फिक्स्ड एसेट्स भी परचेज करना पड़े, तो उसकी लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये अमाउंट्स हैं, डॉलर्स हैं इस तरफ, तो साफ ज़ाहिर अमाउंट्स बढ़ती जाएगी इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट, तो ये हमारे पास फिक्स नहीं है। अच्छा, फिर हमने कहा करंट एसेट्स, तो मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल शुरू किया इसको यहाँ पे, ठीक है। और इसको कहा परमानेंट पार्ट, परमानेंट करंट एसेट्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। और इसको हमने कहा कि टेम्परेरी या साइक्लिकल या सीजनल जो है वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट, यानी टेम्परेरी करंट एसेट्स जो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, यानी इस तरह से टेम्परेरी। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन शेड दे देता हूँ, हमारे पास परमानेंट करंट एसेट्स। अब है मामला कि इनको फाइनेंस क्या करना है, पैसे किस तरह से मैनेज करने हैं, क्या इसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस अप्रोच के मुताबिक हमने क्या करना है कि जो हमारे पास है ये साइक्लिकल या टेम्परेरी एसेट्स, टेम्परेरी करंट एसेट्स है, तो कहते हैं इनको आप क्या करें, सिर्फ शॉर्ट टर्म यानी लायबिलिटीज जो है वो शॉर्ट टर्म डेट से फाइनेंस करें, शॉर्ट टर्म डेट से फाइनेंस करें। और जो चीज़ें परमानेंट हैं तो उनको परमानेंट यानी लंबे अरसे का जो लोन है उससे फाइनेंस करें, लॉन्ग टर्म लोन्स। बात को अपने ज़रा फॉलो करना है। जो साइक्लिकल है, सीजनल है, ठीक है, तो उनके लिए जो सूटेबल है वो शॉर्ट टर्म डेट है, ठीक है। और दूसरा जो परमानेंट चीज़ें हैं, देखो नाम क्या लिखा है, मैच्योरिटी मैचिंग, जैसे जैसे उनकी मैच्योरिटी है उसी हिसाब से उनको जो है क्या होना चाहिए, फाइनेंसिंग होनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म जो परमानेंट बेसिस पे है उसके लिए परमानेंट लेंडिंग होनी चाहिए, बारोइंग होनी चाहिए। और जो करंट एसेट्स टेम्परेरी है, सीजनल है, उनके लिए शॉर्ट टर्म की लेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं जो दूसरी हमारे पास अप्रोच है, और इसके लिए चलें ये भी मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ, यानी बात मैंने आपको कंप्लीट कर दी है, लेकिन थोड़ा सा बताता जाऊँ कि लॉन्ग टर्म लोन्स जो है इस हेजिंग अप्रोच के थ्रू क्या है कि लॉन्ग टर्म लोन्स को परचेज कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यूज करना चाहिए अमाउंट को, टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स एंड एज वेल एज परमानेंट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, यानी दोनों जगहों पे लॉन्ग टर्म लोन्स को इनके साथ जो टेम्परेरी करंट एसेट्स है इनके साथ नहीं इन्वेस्ट करना, नहीं लगाना पैसा। ये इसके लिए आप क्या करें, शॉर्ट टर्म डेट अवेल करें। ओके, उसके बाद है जी अब हमारे पास जो दूसरी अप्रोच है, कंजर्वेटिव अप्रोच। अच्छा जी, कंजर्वेटिव अप्रोच में ये है कि जो भी आपके पास वो है फाइनेंसिंग इसकी एसेट्स की नीड है, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, थ्रू लॉन्ग टर्म डेट होना चाहिए। अच्छा, ये इसकी रीजंस हैं कुछ, ये नहीं कि नहीं है। अब जरा पहले अपने गौर से देखने, डायग्राम पहले से बना हुआ है, मैं दोबारा नहीं बना रहा। फिक्स्ड एसेट्स है आपके पास, परमानेंट लेवल ऑफ करंट एसेट्स है, परमानेंट लेवल ऑफ करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। और आप देखें यहाँ पे सीजनल यानी हमारे पास एसेट्स पड़े हुए हैं जो करंट एसेट्स। अच्छा जी, अब कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या है, वो कहता है कि आप क्या करें कि ऑलमोस्ट जितने भी आपके पास क्या है करंट एसेट्स यानी टेम्परेरी हैं और जो परमानेंट लेवल है करंट एसेट्स और फिक्स्ड, सब के सब के पैसे कहाँ से आना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, लाइक डेट है, लाइक इक्विटी है,
ठीक है, लाइक रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, ये जैसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, तो ये एटसेट्रा यहाँ से आने चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म के सोर्सेज हैं। और उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब कहीं ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो फिर जो है आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म डेट में जाना चाहिए। लाइक अगर आप देखें तो ये यहाँ तक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा फंडिंग्स की ज़रूरत है या वैसे कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म डेट की तरफ जाना चाहिए। इन इमरजेंसी सिचुएशन आपको क्या किस तरफ जाना चाहिए होगा, शॉर्ट टर्म डेट की तरफ। अदरवाइज आप क्या करें, लॉन्ग टर्म सोर्सेस जो हैं वो यूज करें। लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग फॉर टेम्परेरी करंट एसेट्स, परमानेंट करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास जो डिफरेंस है रिलेटिवली एग्रेसिव अप्रोच, उसमें क्या करना है, वो क्या करते हैं देखो। अब यहाँ पे आपने देखना है डायग्राम वही है। जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, अपने कुछ टेम्परेरी करंट एसेट्स के लिए भी यूज कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को देखें, और कुछ परमानेंट एसेट्स के लिए भी पार्ट यूज कर रहे हैं। है हमारे पास क्या, जो ये करंट हमारे पास टेम्परेरी और परमानेंट करंट एसेट्स को हम फाइनेंस कर रहे हैं किससे, शॉर्ट टर्म डेट से। और कुछ पार्ट इसी तरीके से परमानेंट करंट एसेट्स का लॉन्ग टर्म से, और बाकी उसका फिक्स, यानी लॉन्ग टर्म को यूज कर रहे हैं हम करंट एसेट्स पे भी और फिक्स्ड एसेट्स पे भी। करंट एसेट्स का कौन सा पार्ट, टू सम एक्सटेंट परमानेंट पार्ट। ये देखिए ब्रैकेट कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिलेटिवली एग्रेसिव अप्रोच। तो ये अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से अप्रोचेज हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सी अप्रोच को सिलेक्ट किया जाए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि कौन सी अप्रोच को सिलेक्ट किया जाए। ये अप्रोचेस तो हमने पढ़ने, विच अप्रोच इज नाउ सूटेबल। अच्छा, ये बेसिकली कि विच अप्रोच इज सूटेबल, ये बेसिकली क्या है, जो फाइनेंस मैनेजर है उसकी पर्सनल प्रेफरेंसेस और जजमेंट पे है। किस चीज के लिए, रिस्क एंड रिटर्न, कि किस तरीके से वो रिस्क को देख रहा है और किस तरीके से रिटर्न को देख रहा है। मेन समरी इस बात की है कि कौन सी अप्रोच यूज करना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर साइड जो हमारे पास है डेट की, अगर हम बात करें तो डेट हमने क्या कहा, दो तरह का हुआ, एक शॉर्ट टर्म डेट और एक लॉन्ग टर्म डेट। अब जो शॉर्ट टर्म डेट है उसके लिए क्या है, जो इंटरेस्ट कास्ट होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म डेट, एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, रिस्कियर होता है। ये क्या होता है, रिस्कियर होता है बिजनेस के लिए। किस तरह से भला, एक तो ये कि अगर हम देखो 10 साल का लोन लेते हैं तो 8% इंटरेस्ट है, तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट स्मूथ होगा 8 सालों तक, उसमें चेंज नहीं होगी, स्टेबल होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगी, स्टेबिलिटी होगी। यानी उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट कास्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज स्टेबल ओवर टाइम, जबकि यहाँ पर क्या है, वो ऐसा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो कभी इंटरेस्ट कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, या डिफ्रेंशिएशन होगी उनमें किस तरह की कि भाई रेट्स डिफरेंट होंगे। ओके, दूसरा जो है डिफरेंस क्या है, इफ ए फर्म, गौर से सुनना है, इफ ए फर्म बारो हैवीली शॉर्ट टर्म डेट, तो इससे क्या होगा, टेम्परेरी, अगर अगर कहीं
जैसे अभी बल्कि अगर कहीं क्या कहें कि ये एक टर्म आ भी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 की पोजीशन आ गई है। अब क्या हुआ, हमने तो शॉर्ट टर्म डेट लिए हुए थे, अब उसको क्या करना है, शॉर्ट टर्म डेट को रीपे भी करना है। ठीक है, अब रीपे करना है, रिसेशन आ गया है, ना बिजनेस चल रहे हैं, ना सेल है, ना परचेज है, ना कुछ है, तो हम शॉर्ट टर्म डेट को कैसे रीपे करें? उसको रीपे भी तो करना है ना, कैसे रीपे करें? तो अब यह प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम आ जाएगा तो इससे हमारे पास क्या होगी, हमारी क्रेडिबिलिटी लूज होगी, क्रेडिबिलिटी लूज होगी। ठीक है, और हमें हो सकता है लोन्स फर्दर ना मिले और हम बैंकरप्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन वर्स्ट जो है वो हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से लॉन्ग टर्म डेट के जो है वो अपने इश्यूज हैं। तो बहरहाल इन दोनों चीज़ों को हमने क्या करना होता है, ट्रेड ऑफ करना होता है कि हमें क्या करना चाहिए फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आज का आपका लेक्चर था जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो क्रूशल पॉइंट है या समरी ऑफ द पॉइंट लेसन है वो क्या है कि कौन सी पॉलिसी और क्या, ये डिपेंड करता है पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड जजमेंट ऑफ द फाइनेंस मैनेजर बेस्ड